हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीको की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जोलॉजी। ठीक है, जोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, जो सिर्फ 15-20 दिन के बाद आपका नीट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इंडिविजुअल चैप्टर्स के तो आप सबने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो अब कंबाइंड जोलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और जोलॉजी के अंदर आपको पता है कि सबसे हाईली वेटेड यूनिट जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक सिंगल यूनिट के अंदर ही 4 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। दैट इज अ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल आ जाएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, लोकोमोशन आ जाएगा। तो कहने को ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 4-5 चैप्टर्स आ रहे हैं, बट हाईली वेटेड जो यूनिट अब आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आपके 13 क्वेश्चन इस नीट एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कर लेनी है अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी को। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। अमंग द ग्लैंड्स मेंशन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए कौन सी ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होती है? स्टमक, सैलिवरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर लीवर। तो आंसर क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड का कोई रोल नहीं होता है डाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड ऑन ह्यूमन ब्रीदिंग। तो कार्बन मोनोक्साइड की वजह से ह्यूमन ब्रीदिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो हमें पता है जो कार्बन मोनोक्साइड गैस होती है, ये कार्बन मोनोक्साइड गैस जो होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को रोक देती है, बिकॉज बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन मोनोक्साइड की टू द ऑक्सीजन, टू द हीमोग्लोबिन, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर सीओ का अमाउंट अगर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो कार्बन मोनोक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने लगती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाती है। और ऑक्सीजन बाइंड ना करने की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड? तो इट विल कॉज द वाटर रिड्यूस द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोक्साइड की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेकिंग द ह्यूमन ब्रीदिंग प्रोसेस इनटू द कंसिडरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, टॉपिक क्या है वो? ब्रीदिंग, ह्यूमन ब्रीदिंग से हमारा ये है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इज अ पैसिव और एक्सपिरेशन इज एक्टिव। ये उल्टा बोल दिया। द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इज एक्टिव एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव, दैट इज द करेक्ट। ठीक है, जो हमारा इंस्पिरेशन होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जो एक्सपिरेशन होता है वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन एक्टिव होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है? पैसिव होता है। और एक्टिव तो आपको पता ही होगा, एक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव के अंदर क्या होता है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक्टिव के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और पैसिव के अंदर क्या होता है? पैसिव के अंदर क्या होता है? एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यही होता है। तो हमारा जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्सपिरेशन जो होता है पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। White blood cells are many type of are many types depending on their shape and function। तो white blood cells जो होती है वो बहुत टाइप की होती है depending on their shape and function। तो which of the following WBC is not phagocytic? तो हमें पता हमारी जो WBC है वो बहुत टाइप की है, और WBC को ही हम क्या बोलते हैं? WBC का नाम एक और क्या है? दैट इज ठीक है, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स तो हम बोलते ही है। ठीक है, और जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ये जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ये हमारी कितने टाइप की होती है? दैट इज ऑफ 2 टाइप, विच इज अ ग्रेनुलोसाइट, विच इज अ ग्रेनुलोसाइट और आ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और आ ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर हमारी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स आ जाती है। और आ ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है? ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स वगैरह ये सब आ जाती है। ठीक है, तो और इससे पूछा कि कौन सा WBC है जो फैगोसिटिक नहीं है? तो फैगोसिटिक कौन नहीं? यहाँ पे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाजिस या फिर बेसोफिल। तो आंसर क्या है? बेसोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। An important part of human physiology is understanding how disease function. Which of the indications can be used as a risk factor for identifying the dengue? डेंगू, ठीक है, नॉट डेंगू, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका हमें पता? दैट इज द प्लेटलेट्स काउंट। दैट इज द प्लेटलेट्स काउंट। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स अगर गिरने लग जाती है तो डेंगू का वो इंडिकेशन देता है। ठीक है, इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, तो दैट इज अ डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट्स। और हमने इसका रीजन भी देखा था कि प्लेटलेट काउंट्स क्यों कम होने लगती है, बिकॉज जैसे ही डेंगू वायरस बॉडी के अंदर आता है तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और वो एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स पे जाके स्ट्रिक होकर प्लेटलेट्स को ही खत्म करने लगती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हो रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? डेंगू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड कैन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। विच फॉर्म इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो हमारी जो CO2 होती है,
CO2 जो होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है इन द डिजोल्व फॉर्म। ठीक है, तो उसको डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एज अ बाइकार्बोनेट आयन, एज अ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो एज अ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, स्टमक की एपिथेलियल सेल्स से क्या सिक्रेट होता है वो हमें पता ही है। स्टमक की एपिथेलियल सेल से क्या सिक्रेट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हार्मोन ऑक्सीटोसिन, पेप्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द इफेक्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑन द बॉडी, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन लीड टू द नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी? ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है किसके वजह से? दैट इज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है? दैट इज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है? स्कर्वी। जो छोटी बुक के अंदर छोटी क्लास की बुकों के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो जाता है? बॉडी बोन्स वीक हो जाती है। ठीक है, बोन्स आर गेट वीक। और विटामिन के की कमी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता है, ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होती है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होगी? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन turns food into the usable energy source. However, the nutrients must be first to be absorbed into the body blood circulation so they can reach their target locations. ठीक है, तो which cells are considered the functional unit of the absorption process? ठीक है, तो हमें पता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है। जो हमारे कौन होते हैं? जो हमारे कौन होते हैं? दैट इज एब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको टारगेट लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। तो विच कंसिडर एज अ फंक्शन यूनिट फॉर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन किस में होती है? दैट इज विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग assertion इज इनकरेक्ट? कौन सी assertion इनकरेक्ट है? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन के स्टेम ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है, करेक्ट है। एडिनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव द किडनी, ये भी करेक्ट है। आगे थायराइड लिम्फ नोड्स कैन ओनली बी फाउंड नियर द नेक एंड आर्मपिट्स, तो ये गलत है। ठीक है, जो हमारी लिम्फ नोड्स होती है वो सिर्फ नेक और आर्मपिट्स में नहीं, इवन थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है, और इवन वहां प्रेजेंट होती है जहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? दैट इज लिम्फ, कि लिम्फ नोड्स प्रेजेंट ओनली एट द नेक एंड द आर्मपिट्स, तो ये गलत है। लिम्फ नोड्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी वेयर द इन्फेक्शन अकर। ठीक है, विच एपिथेलियल सेल फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया इन ह्यूमन। ठीक है, तो ट्रैकिया की इनर लाइनिंग कौन करता है? हमें पता है हमारी कौन होती है, दैट इज अ विंड पाइप। तो विंड पाइप की इनर लाइनिंग कौन करता है? इनर लाइनिंग कौन करता है? दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन करता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट जनरेट एंजाइम? एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जो एंजाइम को जनरेट नहीं करता है? माउथ, स्टमक, डिओडेनम या फिर ईसोफेगस। तो आंसर क्या है? ईसोफेगस। ठीक है, वो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन involves a sequence of essential steps that occur in the kidney. Select the correct sequence in the order. ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या स्टेप होते हैं? तो हमने क्लास 9th में ही 10th में पढ़ लिया है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के क्या स्टेप होते हैं? तो यूरिन फॉर्मेशन के क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले तो क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है? दैट इज अ रीएब्सॉर्प्शन। जो भी यूजफुल चीज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम द नेफ्रॉन। और थर्ड क्या होता है? दैट इज अ सिक्रीशन। थर्ड क्या होता है? दैट इज अ सिक्रीशन। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन और फिर सिक्रीशन। तो ये सेकंड वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेशन ऑफ अ टेम्परेचर बाय द ऑर्गेनिज्म इज अ वाइटल फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द ह्यूमन। तो जो ह्यूमन होते हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। बाहर से टेम्परेचर ज्यादा हो या फिर कम हो, उनके इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स। या फिर हम उनको क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? दैट इज
वो कैसा रहता है, रेगुलेटेड रहता है, कांस्टेंट रहता है। बाहर चाहे ज्यादा हो या फिर कम हो, उनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर बॉडी का अंदर का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड, या फिर वार्म ब्लडेड, या फिर नॉर्मली वी कैन से रेगुलेटर्स। ठीक है, तो आंसर क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अ पेशेंट इज टिपिकली एडवाइज टू इंक्रीज द डेली कंजम्पशन ऑफ मीट, लेग्यूम्स, मिल्क, एग्स इन द डाइट व्हेन ही और शी सफर्स फ्रॉम द। ठीक है, तो डॉक्टर्स जो है वो एक पेशेंट को रेकमेंड करते हैं क्या लेने के लिए, मीट, लेग्यूम्स, मिल्क और एग। और ये तीनों चारों किसके सोर्स है, इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। इन सबके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो डॉक्टर पेशेंट को ये सब खाने के लिए कब बोलेंगे, जब उसकी बॉडी के अंदर क्या हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। और प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो किससे सफर कर रहा है, दैट इज अ क्वाशियोर कोर्स से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जूलॉजी के। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। ठीक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर नीट एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। ठीक है, थैंक यू।